हाय फ्रेंड्स, रोनित एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित और मैं आज लेकर आया हूं ग्रुप डी एनटीपीसी एग्जाम में पूछे जाने वाले साइंस के टॉप 50 पार्ट 2 आज लेकर आया हूं। आज मैं इस वीडियो में अच्छी तरह से 50 क्वेश्चन साइंस के करवाने वाला हूं, जो कि आगामी एग्जाम एनटीपीसी सीबीटी 2 या फिर ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, किसकी कमी के कारण अरक्तता होती है? अरक्तता को हम इंग्लिश में एनीमिया बोलते हैं, जिसमें खून की कमी हो जाती है। ऑप्शन क्या है? आयोडीन, कैल्शियम, पोटेशियम और लोहा। तो आयोडीन की कमी से कौन रोग होता है? पहले तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंघा। दूसरा क्या है? कैल्शियम। कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होता है? इसमें होता है हड्डी की बीमारी। हड्डी का जितना भी बीमारी होता है ये कैल्शियम की वजह से होता है। और इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? लोहा। तो लोहा की कमी से क्या कौन सा रोग होता है? अरक्तता यानी कि एनीमिया होता है। लोहा किस में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो हरी सब्जी में। हरी सब्जी में। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, जल का शुद्ध रूप क्या है? अगला सवाल क्या है? जल का शुद्ध रूप क्या है? इसका ऑप्शन क्या है? वर्षा जल, भारी जल, नल का पानी या आसवित जल। इसका ऑप्शन निम्न प्रकार से है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा वर्षा का जल। इसका क्या हो जाएगा सही जवाब? वर्षा का जल। और ये आप देख रहे होंगे ऑप्शन नंबर डी में है जो आसवित जल। आसवित जल का मतलब क्या होता है? जैसे आसवन में क्या होता है? पानी को उबालकर, पानी को क्या करते हैं? उबालकर, पानी को उबालकर भाप को एक साफ कंटेनर में संघनित किया जाता है, तब इसे क्या कहते हैं? आसवित जल। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति किससे संबंधित है? ऑप्शन क्या है? कृषि, लोहा, लौह इस्पात, सिंचाई, मत्स्य उद्योग। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति मत्स्य उद्योग से। नीला यानी कि पानी। कृषि से क्या संबंधित हो जाएगा? हरित क्रांति। हरित क्रांति। और मत्स्य से क्या संबंधित हो जाएगा? नीली क्रांति। नीली क्रांति। और पीली क्रांति किससे संबंधित है? सरसों से। किससे संबंधित है पीली क्रांति? सरसों से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लोहे का बहुल स्रोत क्या है? यानी कि लोहा सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? दुग्ध में, या हरी सब्जियां, या अंडे, या फिर सेम में? तो आप सभी को पता होगा लोहे का सबसे बहुल स्रोत क्या है? हरी सब्जियां। हरी सब्जियां में सबसे ज़्यादा लोहा पाया जाता है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? मानव शरीर में सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होता है? ऑप्शन क्या है? कार्बन, कैल्शियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा है? तो इसका सही जवाब ऑक्सीजन हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, मानव रक्त का पीएच मान यानी कि पीएच लगभग कितना है? तो मानव रक्त का पीएच मान कितना है? 3 या फिर 7, 4। ऑप्शन सी में है 12 और डी में है 4। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 7.4। और एक इसके साथ एक और का जवाब देता हूँ। पीएच मान का खोज किसने किया था? तो एक वैज्ञानिक थे, सोरेनसन। ये पूछा जाता है दोस्त, याद रखेंगे इसको अच्छी तरह से। पीएच मान का खोज किसने किया था? सोरेनसन ने। पीएच वैल्यू एक स्केल होती है जो कि शुरू होती है यहाँ 0 से लेकर यहाँ 14 तक होती है। तो अम्लीय और क्षारीय में 2 भाग में बटा होता है। तो 7 से कम जो होता है उसे हम अम्लीय बोलते हैं, अम्लीय। और 7 से जिसका मान ज़्यादा होता है उसे हम क्षारीय बोलते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, किस प्रक्रम द्वारा कपूर आसानी से शुद्ध किया जा सकता है? तो किस प्रक्रम द्वारा? ऑप्शन है उदरपातन, आसवन, क्रिस्टलीकरण, अवसादन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? उदरपातन। आप सभी को पता होना चाहिए कि उदरपातन क्या है। उदरपातन एक ऐसा प्रक्रिया है दोस्त जिसमें ठोस जो है, ठोस आसानी से डायरेक्ट किस में बदल जाता है? गैस में। ठोस डायरेक्ट गैस में बदल जाता है। और फिर ये देख लेते हैं क्या है क्रिस्टलीकरण। क्या है क्रिस्टलीकरण? क्या है इसमें? क्या होता है कि विलेय जो है, विलेय
विलयन से स्थानांतरित होकर शुद्ध ठोस बन जाता है। क्या होता है? शुद्ध ठोस बन जाता है। विलय जो है विलयन से स्थानांतरित होकर शुद्ध ठोस बन जाता है क्रिस्टलीकरण में। और एक और चीज़ जान लेते हैं, अवसादन क्या है। अवसादन क्या होता है? किसी तरल या द्रव या फिर गैस में जितने भी उपस्थित कण हैं, किसी तरल द्रव या गैस में जितने भी उपस्थित कण हैं वो जमीन पर आके बैठ जाना, उसको हम अवसादन कहते हैं। जमीन या फिर नीचे वाला लेयर में बैठाना, उसे हम क्या कहते हैं? अवसादन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? कार्बन का न्यूनतम प्रतिशत किस में है? क्या है अगला प्रश्न? कार्बन का न्यूनतम प्रतिशत किस में है? इसका ऑप्शन क्या है? ढलवां लोहा, इस्पात, पिटवा लोहा या कच्चा लोहा। तो इसका क्या हो जाएगा सही जवाब? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्त? आप अपने जवाब दें, क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब हो जाएगा पिटवा लोहा। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? सबसे अधिक आघात वर्धनीय कौन है? आघात वर्धनीय मतलब पीट पीट कर जिसको हम लंबा कर सकते हैं, पीट पीट कर जिसको हम क्या कर सकते हैं? लंबा कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? आघात वर्धनीयता। एक धातु की गुण होती है। तो इसका ऑप्शन क्या क्या है? प्लेटिनम, चांदी, लोहा और सोना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सोना। सोना जो है सबसे अधिक आघात वर्धनीय है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, रक्त में कौन सा तत्व पाया जाता है? रक्त यानी कि ब्लड में कौन सा तत्व पाया जाता है? एलिमेंट। इसका ऑप्शन है लोहा, तांबा, मैग्नीशियम और क्रोमियम। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? रक्त में लोहा पाया जाता है। और इसमें क्या पाया जाता है? हरी पत्ती में मैग्नीशियम पाया जाता है। हरी पत्ती में क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, विद्युत चुंबक के रूप में सामान्यतः किस धातु का उपयोग होता है? विद्युत चुंबक के रूप में किसका उपयोग करते हैं? ऑप्शन है तांबा, नर्म लोहा, निकेल और कोबाल्ट। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्त? फिर से ऑप्शन देख लेते हैं, तांबा, नर्म लोहा, निकेल और कोबाल्ट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नर्म लोहा। नर्म लोहा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? गोबर गैस का मुख्य अवयव क्या है? गोबर गैस का मुख्य अवयव क्या है? इसका क्वेश्चन ऑप्शन देख लेते हैं, मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मीथेन हो जाएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मीथेन। और आपको मीथेन का क्या है फार्मूला? CH4। इथेन का क्या है फार्मूला? C2H6। प्रोपेन का क्या है फार्मूला? C3H8। और ब्यूटेन का क्या है फार्मूला? C4H10। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, आइसक्रीम में जिलेटिन क्यों मिलाया जाता है? आइसक्रीम में जिलेटिन क्यों मिलाया जाता है? ऑप्शन इसका है प्रशीतक को दूर करने के लिए, रवा बनने से बचने के लिए, सुगंध देने के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? रवा बनने से बचने के लिए हम आइसक्रीम में जिलेटिन को मिलाते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? एनाटॉमी विज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध किससे है? ऑप्शन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन क्या है? पुराने एवं पौधे के रचना से, या शरीर के विभिन्न अंगों के कार्य से, या प्राणियों के आचरण से, या कोशिका एवं उत्तक से। यहाँ सॉरी दोस्त, यहाँ पुराने नहीं है, यहाँ पर प्राणी होना चाहिए। यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है। प्राणी एवं पौधों के रचना से। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? प्राणी एवं पौधों के रचना से। एनाटॉमी मीन्स क्या होता है? प्राणी एवं पौधों के रचना से इसका संबंध है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? मिर्गी एक बीमारी है। मिर्गी एक बीमारी है क्या चीज़ की? शरीर के किस अंग से रिलेटेड है मिर्गी बीमारी? ऑप्शन देख लेते हैं, त्वचा, स्नायु प्रणाली, हृदय या फिर श्वसन प्रणाली। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? स्नायु प्रणाली। स्नायु प्रणाली यानी कि इसको तंत्रिका तंत्र भी बोलते हैं। तंत्रिका तंत्र से संबंधित है ये बीमारी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? मानव शरीर की बृहत्तम कोशिका मतलब सबसे बड़ा कोशिका। मानव शरीर की सबसे बड़ा कोशिका क्या है? स्नायु कोशिका, मांसपेशी कोशिका, या यकृत कोशिका, या रक्त कोशिका। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तंत्रिका कोशिका। इसे हम स्नायु कोशिका भी बोलते हैं।
मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? स्नायु कोशिका। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है देख लेते हैं दोस्त। अगला प्रश्न है वैद्युत अपघटन में कौन सा नियम लागू होता है? ऑप्शन क्या है? कूलम का नियम, ओम का नियम, न्यूटन का नियम और फैराडे का नियम। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? फैराडे का नियम। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? फैराडे का नियम। और न्यूटन का नियम तो आप जानते हैं दोस्त, 3 नियम न्यूटन ने दिए थे। ओम का नियम भी आपको पता है, I = V/R है। कूलम का नियम भी आपको पता होगा, कूलम का नियम क्या है? Q1 × Q2/R²। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? ऑप्शन क्या है? आवेश का, करंट का, या ऊर्जा का, या पावर का। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की इकाई है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इससे पहले कुछ और बता देता हूँ। आवेश का क्या है? कूलम्ब। आवेश का क्या है? कूलम्ब है। करंट का क्या है? एम्पियर है। और पावर का क्या है? वाट है। चलिए आपको चारों याद हो गया होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? यदि लड़की झूले पर झूल रही हो, यदि वो खड़ा हो जाए एकाएक, तो झूलने का आवर्तकाल क्या हो जाएगा? ऑप्शन क्या है? बढ़ जाएगा, घट जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, या शून्य हो जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? घट जाएगा। यदि लड़की कोई झूला में झूल रही है, यदि वो एकाएक खड़ा हो जाए तो उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा? घट जाएगा। एकाएक खड़ी हो जाएगी तो क्या होगा? आवर्तकाल घट जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? तो आप देखे होंगे दोस्त, यूरिया के जो जिसमें खाद आता है, यूरिया खाद, उसमें लिखा होगा नाइट्रोजन 46% करके। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 46%। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कुत्ता में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? कुत्ता में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? इसका ऑप्शन क्या है? 46, 70, 78 और 38। तो कुत्ता में कितना गुणसूत्र होता है दोस्त? 78। मानव में कितना गुणसूत्र होता है? 23 जोड़ा, यानी कि 46। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है पारा का प्रतिरोध शून्य कब होता है? कितने केल्विन पर शून्य हो जाता है? ऑप्शन क्या है? 8 केल्विन, 10 केल्विन पर, 4 केल्विन पर, या 0 केल्विन पर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 4 केल्विन पर जो है पारा का प्रतिरोध क्या होता है? शून्य हो जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है साधारण लोलक के समय को दोगुना करने के लिए धागे की लंबाई को हमें क्या करना पड़ेगा? धागे की लंबाई का ऑप्शन क्या है? आधी होनी चाहिए, या दोगुनी होनी चाहिए, या 4 गुनी होनी चाहिए, या 6 गुनी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 4 गुनी होनी चाहिए। यदि हमको समय को दोगुना करना है तो क्या करना पड़ेगा? इसके धागे की लंबाई को, इसको 4 गुना करना पड़ेगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है प्रत्येक 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर ध्वनि का कितना वेग बढ़ता है? प्रत्येक 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर ध्वनि का वेग जो है वो कितना बढ़ता है? ऑप्शन क्या है? 0.6 मीटर पर सेकेंड, 0.3 मीटर पर सेकेंड, 0.5 मीटर पर सेकेंड और 1 मीटर पर सेकेंड। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा 0.6 मीटर पर सेकेंड। इसका सही जवाब हो जाएगा। 1 डिग्री सेल्सियस यदि ताप बढ़ाएंगे तो 0.6 मीटर पर सेकेंड उसका ताप बढ़ जाएगा, वायु में ध्वनि का ताप बढ़ जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? मानक दाब क्या है? यानी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर किसे बोलते हैं? स्टैंडर्ड प्रेशर किसे बोलते हैं? मानक दाब क्या है? इसका ऑप्शन क्या है? पारे का 707 सेंटीमीटर, पारे का 760 मिलीमीटर, और पारे का, यहाँ पर सॉरी दोस्त, पारा होना चाहिए, टाइपिंग मिस्टेक फिर से है, पारे का 1000 मीटर, या फिर पारे का 500 मीटर। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? इसका सही जवाब क्या होगा दोस्त? पारे का कितना मीटर? पारे का 760 मीटर इसका सही जवाब हो जाएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है जब प्रकाश
वायु से कांच में जाता है तो इसका तरंग दैर्ध्य पर क्या असर पड़ता है? इसका तरंग दैर्ध्य क्या होगा? तरंग दैर्ध्य बढ़ती है या तरंग दैर्ध्य घटती है या आवृत्ति बढ़ती है या आवृत्ति या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा तरंग दैर्ध्य घट जाती है। जब वायु से कांच में आती है, जब प्रकाश जो है वायु से कांच में आता है तो इसका वेवलेंथ क्या हो जाता है? वेवलेंथ घट जाता है इसका वेवलेंथ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड किस विटामिन का नाम है? ऑप्शन देख लेते हैं। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो विटामिन ए का क्या है? रेटिनॉल, रेटिनॉल। विटामिन बी का क्या है? विटामिन बी का क्या है? थायमीन, थायमीन। विटामिन सी का क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड, जो यहाँ पे दिया हुआ है विटामिन सी का। और विटामिन डी का क्या है? कैल्सीफेरोल, कैल्सीफेरोल। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? विटामिन सी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? अगला प्रश्न क्या था? ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। अनुदैर्ध्य तरंग, अनुप्रस्थ तरंग या स्थिर तरंग या इनमें से कोई नहीं। तो आप पहले जान लें कि अनुदैर्ध्य तरंग क्या होता है। अनुदैर्ध्य तरंग उसे बोलते हैं जो कंपन करने की दिशा में ही जो है साउंड का दिशा होता है। जिस तरफ कंपन करती है उसी तरफ साउंड का दिशा होता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? अनुदैर्ध्य तरंग। अनुप्रस्थ तरंग किसे कहते हैं? तो कंपन करने की दिशा के लंबवत में इसका संचरण का दिशा होता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? तो अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? सोनार मुख्यतः उपयोग किया जाता है। सोनार मुख्यतः किस में उपयोग किया जाता है? ऑप्शन क्या है? डॉक्टर द्वारा, इंजीनियर द्वारा, अंतरिक्ष यात्री द्वारा या समुद्री यात्री द्वारा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? समुद्री यात्री द्वारा। सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है? साउंड नेविगेशन, साउंड नेविगेशन एंड, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है सूर्य में नाभिकीय ईंधन क्या है? सूर्य में जो ईंधन है, सूर्य जो हमेशा जलते रहता है, किसके कारण? उसमें कौन सा ईंधन का काम आता है? तो इसका ऑप्शन क्या है? हीलियम, यूरेनियम, हाइड्रोजन या अल्फा कण। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसमें हाइड्रोजन नाभिकीय ईंधन का काम करता है सूर्य में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? शरीर के द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि तो पहले यकृत है, लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि। पूछ रहा है द्वितीय ग्रंथि कौन सी है? तो द्वितीय ग्रंथि इसका सही जवाब हो जाएगा अग्नाशय। अग्नाशय जो है अंतःस्त्रावी, अंतःस्त्रावी और बहिस्त्रावी, ये दोनों ग्रंथियां हैं। इसे हम क्या कहते हैं? एक और इससे प्रश्न आता है कि अग्नाशय को हम और क्या कह सकते हैं? तो आइलेट्स ऑफ, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस बोलते हैं इसे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि सभी अम्लों में सबसे अधिक सामान्य तत्व क्या है? तो सभी अम्ल में ऑप्शन क्या है देख लेते हैं। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन। तो सभी अम्ल में पाया जाता है जो वो तत्व है हाइड्रोजन। इसका सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है देख लेते हैं। अगला प्रश्न है ऑक्सीकरण में क्या होता है? ऑप्शन देख लेते हैं इसका क्या है। ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन का लाभ, प्रोटॉन की हानि, प्रोटॉन का लाभ या फिर इलेक्ट्रॉन की हानि। तो इसमें क्या हो जाता है दोस्त? ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन की हानि हो जाती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन की हानि हो जाती है। इसमें हाइड्रोजन निकल जाता है और ऑक्सीजन क्या होता है? ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन ऐड हो जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बहुत ही आसान सवाल है। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो अम्ल का स्वाद कैसा होता है? मीठा, खट्टा या तीखा या नमकीन? ये तो पता ही होगा सबको, अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर एक बार एग्जाम में पूछा जाता है रेलवे के। इसका ऑप्शन क्या है? दूरी, तीव्रता का या समय का या वेग का? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? प्रकाश वर्ष दूरी का इकाई है। और दूरी का क्या क्या है? ये किलोमीटर हो गया, पारसेक भी है दूरी का इकाई। पारसेक क्या है? खगोलीय दूरी का इकाई है।
और प्रकाश वर्ष किसका है? दूरी का इकाई। ये दूरी भी खगोलीय दूरी में काम आता है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न देख लेते हैं। पिंड का भार शून्य नहीं होगा। किस जगह पर कोई पिंड का भार शून्य नहीं होगा? तो अंतरिक्ष में तो होगा ही, पृथ्वी के केंद्र में भी भार शून्य होता है, घर्षणहीन सतह पर भी भार शून्य होता है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सही जवाब? इसका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। अगला प्रश्न है वर्षा की बूंद किसके कारण गोलाकार होती है? तो इसका ऑप्शन क्या है? पृष्ठ तनाव यानी कि सरफेस टेंशन, वायु घर्षण एयर फ्रिक्शन हो गया, या फिर श्यानता विस्कोसिटी या व्यतिकरण। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव क्या होता है आपको पता होना चाहिए दोस्त। ये एक द्रव का गुण है, लिक्विड का क्या है? प्रॉपर्टी है, जिसके कारण क्या होता है? जिसके कारण मुक्त या फिर पृष्ठ एक खींची हुई प्रत्यास्थ झिल्ली की तरह काम करता है और कम से कम क्षेत्रफल घेरने का प्रवृत्ति रखता है, जिसे हम पृष्ठ तनाव कहते हैं। तो वर्षा की बूंद किसके कारण गोलाकार होती है? पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव। अगला प्रश्न चलते हैं, देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है जब बर्फ के टुकड़े पर दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका गलनांक क्या होता है? ऑप्शन क्या है? घट जाता है, अपरिवर्तित रहता है, या बढ़ जाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? घट जाता है। जब हम बर्फ़ के गोले पर दबाव देंगे दोनों तरफ से तो इसका क्या होगा? इसका गलनांक घट जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है आग को पकड़ने के लिए यानी कि आग पकड़ने के लिए कौन सा फाइबर न्यूनतम प्रवृत्ति का है? ऑप्शन क्या है? टेरिलिन, सूती कपड़ा, या नायलॉन, या फिर पॉलिस्टर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा सूती कपड़ा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है नॉन स्टिक रसोई के बर्तन पर किसकी परत होती है? ऑप्शन क्या है? पीवीसी, सिलिकॉन, टेफ्लॉन, या ग्रेफाइट। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? टेफ्लॉन। टेफ्लॉन होता है एक ऐसा पदार्थ जिससे कोई चिपचिपा चीज़ नहीं लगता है बर्तन में, उसे हम टेफ्लॉन कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? कौन सी धातु नाइट्रिक अम्ल द्वारा प्रभावित नहीं होती है? नाइट्रिक अम्ल द्वारा कौन सी धातु प्रभावित नहीं होती है? ऑप्शन देख लेते हैं। पहला क्या है? ब्रोमीन, सोना, तांबा और पारा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सोना। सोना जो है नाइट्रिक अम्ल द्वारा प्रभावित नहीं होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? भारी जल किसे कहा जाता है? भारी जल। ऑप्शन क्या है? बर्फ, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, आसुत जल, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? भारी जल बोलते हैं D2O को, ड्यूटेरियम ऑक्साइड को बोलते हैं भारी जल। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बहुत ही आसान है। लाफिंग गैस का क्या नाम है? लाफिंग गैस का क्या नाम है? यानी कि हंसाने वाली गैस का क्या नाम है? हंसाने वाली गैस का क्या नाम है? ऑप्शन क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? नाइट्रस ऑक्साइड N2O इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है देख लेते हैं। अगला प्रश्न है NaOH सूत्र वाले यौगिक का क्या नाम है? यानी कि NaOH किसका नाम है? NaOH किसका नाम है? आप इसका बता सकते हैं जवाब। NaOH किसका नाम है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। कास्टिक सोडा, बेकिंग सोडा, सोडा एस, या फिर पोटास। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कास्टिक सोडा। ये क्या होता है? इसकी प्रवृत्ति क्या होती है? क्षारीय होती है कास्टिक सोडा की। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है निम्न में से किससे ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता है? यानी कि ध्वनि किससे क्रॉस नहीं कर सकता है? ऑप्शन क्या है? इस्पात, वायु, निर्वात, या फिर पानी। तो ध्वनि का संचरण सबसे ज़्यादा तो इस्पात में होता है, और ध्वनि के संचरण के लिए कोई क्या चाहिए? माध्यम चाहिए। ध्वनि के संचरण के लिए कुछ भी माध्यम होना चाहिए, एयर, वायु, या कुछ भी होना चाहिए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? निर्वात। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? ग्रहों की परिक्रमा की गणना की जाती है किस नियम द्वारा? तो इसका ऑप्शन क्या है? रमन प्रभाव द्वारा, फैराडे के नियम द्वारा, या डॉपलर के नियम द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? डॉपलर के नियम द्वारा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है मानव शरीर में धमनियों का क्या कार्य है? धमनी और शिरा दो चीज़ होता है मानव शरीर में। इसका ऑप्शन देख लेते हैं। रक्त को हृदय तक पहुंचाना, फेफड़ों को जोड़ना, या हृदय से रक्त को लाना,
या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? हृदय से रक्त को लाना। धमनी का क्या काम है? हृदय से रक्त को लाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, किसी तत्व के परमाणु भार को किस में व्यक्त किया जाता है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ग्राम, मिलीग्राम, किलोग्राम या फिर परमाणु द्रव्यमान इकाई। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? परमाणु द्रव्यमान इकाई, यानी कि मोल में करते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैस शून्य आयतन घेरेगी? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा -273 डिग्री सेल्सियस, जिसे हम परम शून्य ताप भी कहते हैं। परम शून्य ताप। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है, अतिचालक एक ऐसा पदार्थ है जिसमें क्या होती है? अत्यधिक प्रतिरोधकता या शून्य प्रतिरोधकता या अपरिमित प्रतिरोधकता, और डी में क्या है? ऋणात्मक प्रतिरोधकता। तो इसका जवाब आप क्या देंगे? आंसर इसका कमेंट में देंगे दोस्त। इसका क्या हो जाएगा जवाब? आप कमेंट में दे सकते हैं। और जो पार्ट 1 मैंने डाला था उसका सही जवाब क्या हो जाता? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा। वो जो 50वां नंबर क्वेश्चन था उसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो दोस्त, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और इसी तरह आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहें। धन्यवाद।